हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ फ्रेंड्स। अभी हम इरिगेशन के 181 से लेके 190 तक के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइस, मैंने जैसे बोला हर वीडियो में मैं कहता हूँ इस तरह, अभी हमारे 3 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं, तो आप उसके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर एन एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन शुड बी। तो अब क्या है फ्रेंड्स, प्लेन रीजन की बात कर रहे हैं। तो प्लेन रीजन को आपको पता है कि हमारे 5530 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज लगा रहता है। एक रेन गेज हम लगाते हैं तो उसके डिवाइड हम 530 करेंगे तो अराउंड हमारा 9 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो हम 10 आंसर को प्रीफर करेंगे। उसका मैंने डीप में सॉल्यूशन भी दिया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इन अ प्लेन रीजन वन स्टेशन फॉर एवरी 520 स्क्वायर किलोमीटर्स। देन ओके, प्लेन रीजन है और विथ एन एवरेज एलिवेशन है तो 1000 किलोमीटर पे एक स्टेशन, 1000 मीटर पर स्टेशन पर 260 टू 390 किलोमीटर स्क्वायर पे हमारा एक स्टेशन रहेगा। और हिली स्टेशन में हमारा जो हिली रीजन रहेगा उस वहाँ पे 130 किलोमीटर स्क्वायर पे एक हमारा रेन गेज स्टेशन रहेगा। और एरिड रीजन है वहाँ पे हमारा 1500 से लेके 1000 किलोमीटर स्क्वायर पे एक स्टेशन रहेगा। और आपको बता दें कि ये टोटल रेन गेज स्टेशन होते हैं, उसमें से 10% होते हैं जो रिकॉर्डिंग टाइप के रेन गेज होते हैं, जो खुद अपने आप रिकॉर्डिंग अपने आप उसका रेन गेज का मैपिंग करते हैं और अपने आप डेटा सेव करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, तो वहाँ पे राइट आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 182, फॉर अ स्टॉर्म of a given duration, if the intensity of storm corresponding to a return period of t is I, then intensity of storm same duration but corresponding to return period t1। तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स एक बात आपको बता देता हूँ, इसका सिंपल मतलब ऐसा है, ये ऐसा पूछना चाहता है कि हमारा जैसे कि रिटर्न पीरियड 50 ईयर है और रिटर्न पीरियड हमारा था 100 ईयर है। अब इंटेंसिटी ऑफ रेन की इंटेंसिटी 50 ईयर में ज़्यादा होगी या 100 ईयर में ज़्यादा होगी, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन रिटर्न पीरियड पे ज़्यादा होती है या शॉर्ट ड्यूरेशन रिटर्न पीरियड पे ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी बारिश लेट आती है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। इस तरह से आपको ये एक फंडा याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट इस तरह से याद रखना है कि जितनी बारिश लेट होती है उतनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बारिश लेट हो रही है यानी कि 100 ईयर की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होगी। ओके, दैट्स वाई राइट आंसर इज अ ग्रेटर देन आई। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म इंक्रीज विथ डिक्रीज द ड्यूरेशन। ओके, बट इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म इंक्रीज विथ इंक्रीज रिटर्न पीरियड। और यहाँ पे जो हमको हमारी बात की है वो रिटर्न पीरियड की बात की गई है, इसलिए। ओके, तो राइट आंसर इज सी फॉर 182 के लिए। देन नेक्स्ट, what is the probability of flood equal to or greater than 25 years or flood occurring in twice in the next 3 years। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी फ्लड की कही गई है ग्रेटर देन 25 ईयर के लिए, और अकरिंग नेक्स्ट आने वाले 3 साल में कितनी बार होगी उसके बारे में हमको पूछा गया है। तो उसका इक्वेशन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑन एन ऑफ एन इवेंट अकरिंग टाइम्स आउट एन ट्रायल के लिए, यानी कि एन ईयर के लिए हमारा इक्वेशन है जो बेसिक रहेगा। उसके बाद P इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस, दैट्स मीन 1/t। तो 1/t, t यानी रिटर्न पीरियड दिया हुआ है तो 1/25 हो गया, तो ये वैल्यू P की हो गई। उसके बाद Q इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस, तो 1 - P हुआ, तो 1 - P यानी कि 1 - 25 हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है ट्वाइस और थ्वाइस के लिए।
ट्वाइस 3 ईयर के लिए फाइंड करना है, तो हमें इक्वेशन में इस तरह रखना है P3 2, देन 2C3, देन 1/25 देन 1 - 1/25 3 - 2। तो ये सब का हमें सिंप्लीकेशन देना है। ये सब का हमें सिंप्लीकेशन देने के बाद हमारा राइट आंसर रहेगा ये। ओके, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा 72/15,625 is the right answer. So which question which is option is our true? तो C is a true. Then next question number 184. The rainfall in a 4 successive 12 hours period on a catchment are 40, 80, 90 and 30 mm. ये क्या है? रेनफॉल दिया हुआ है हमारा 40, 80, 90 एंड 30. इफ द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स 5 फॉर द स्टॉर्म 5 mm per hour, देन व्हाट इज नेक्स्ट? तो हमारा क्या होता है, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस ऑफ रन ऑफ। तो रन ऑफ का इक्वेशन क्या लगता है? तो रन ऑफ का इक्वेशन हमारा लगता है फाई इज इक्वल टू P - R/T। हमारा फाई दिया हुआ है 5 mm। अब क्या फाइंड करना है? पी भी हमारा टोटल रेनफॉल दिया हुआ है, आर हमारा 12 दिया हुआ है और रन ऑफ हमें फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 40/12, 80/12, 90/10, 30/10 हमारा आंसर आया है। 40/12 के लिए 3.33, 80/12 के लिए 6.67, 90/12 के लिए 7.5, देन 30/12 के लिए 2.5। पर हमें यहाँ एक फंडा है कि जो हमारा 5 इंडेक्स यानी कि इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स दिया हुआ है 5 mm पर हावर, तो क्या होता है 5 mm पर हावर से होगा कम होगा उसे हम लेंगे, यानी कि उसको हम गिनेंगे नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि वो तो जैसे कि ये हमारा सब सॉइल है, तो यहाँ पे बारिश हमारे 3 mm पर हावर गिरेगी और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो हमारी यहाँ पे ऑलरेडी 5 mm पर हावर की है। तो ये पूरा पानी इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि रन ऑफ तो होगा नहीं। तो रन ऑफ किसका होगा? तो 5 से ज़्यादा है उसका रन ऑफ होगा। तो यहाँ पे रन ऑफ हमारा होगा 6.67 एंड 7.5 का। तो उसकी वैल्यू हम पी में गिनेंगे, यानी कि पी हमारी कौन सी यूज़ होगी? 80 और 90 mm वाला रेनफॉल हम गिनेंगे, बाकी के दो नहीं गिनेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में 80 और 90 को लेते हैं -R अपॉन 12 टी यानी कि 12 यानी कि 24। ओके, दो बार 12 लेना है, वो गलती नहीं करनी है। कई बार लोग एक बार 12 लेते हैं पर उससे हमारा मिस्टेक होता है। तो इस तरह इसका सिंप्लीकेशन करने के बाद R इज 15 हमें मिल जाएगा। तो राइट आंसर इज 50 फॉर ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 184 के लिए बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट 185. The 6-hour unit hydrograph of catchment of area 180 km² in a triangular in shape. यहाँ पे T हमको दिया हुआ है 6 आवर यानी, और कैचमेंट एरिया हमको दिया है 180 km² दिया है। इफ अ पीक ऑफ ऑर्डिनेट दिस हाइड्रोग्राफ इज 10 m³/s, तो पिक दिया हुआ है डिस्चार्ज हमारा Q 10 m³/s। तो देन द टाइम बेस इज, तो यहाँ पे हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा। Q इंटू टी का x पे टाइम होगा, y पे डिस्चार्ज होगा। ये पिक हमारा 10 दिया हुआ है m³/h। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू टाइम, बेस इंटू डिस्चार्ज, 1/2 इंटू बेस इंटू डिस्चार्ज। ओके, और क्या होगा यहाँ पे हम 1/2 इंटू टी टाइम इंटू डिस्चार्ज हमारा 10 आया है, और यहाँ पे कैचमेंट एरिया हमें ले लेना है 180। यहाँ पे मीटर्स को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी तो उसका 10⁻⁶ हो गया। 1 सेंटीमीटर में लेना है तो 1/100 कर देना है। तो टाइम हमारा मिला 3,60,000 सेकेंड। दैट्स वाई
फिर हम उसको 3600 से 3600 से हम उसके डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा t इज इक्वल टू 100 ईयर्स। ईयर्स नहीं, हावर्स। ओके, तो हमारा यहाँ आंसर बना t इज इक्वल टू 100 हावर्स। ओके, देन राइट आंसर इज 185 में 100 हावर्स, यानी राइट आंसर इज 100 हावर्स। ओके, देन नेक्स्ट, percentage of rain gauge station which should be equipped with the self-recording rain gauge for knowing the intensity of rainfall should be। तो सेल्फ रिकॉर्डिंग कितने रहते हैं, तो 10% रहते हैं वो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज रहते हैं टोटल में से। उसके बाद if the same catchment area is situated in the three zones x y z represent flat zones। x हमारा है फ्लैट जोन से। उसके बाद y है ऑफ ट्रॉपिकल जोन, माउंटेनस रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल जोन्स एंड एरिड रीजन्स रिस्पेक्टिवली। पहले फ्लैट जोन है, उसके बाद ट्रॉपिकल है, उसके बाद एरिड है। तो फ्रेंड्स फ्लैट जोन में हम 520 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज रखते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल में हम वो 260 से लेके 230 से लेके 300 तक के किलोमीटर स्क्वायर पे एक रखते हैं। और उसके बाद हम एरिड रीजन में 1000 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज रखते हैं। तो हमारा y सबसे पहले आता है, उसके बाद NX होता है और सबसे कम में जो रेन गेज यूज होते हैं वो NZ में यानी कि एरिड रीजन में होते हैं। दैट्स वाई C इज अ राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यू एट 4 रेन गेज स्टेशन is 30% and permissible error in the estimation of mean rainfall is 10%, then the additional number of rain gauge stations required in the catchment is। तो n is equal to cv by स्क्वायर -4 माइनस यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है कि एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इज तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाय अलाउंस परसेंटेज ऑफ एरर का होल स्क्वायर रहता है। ये दोनों का होल स्क्वायर रहता है, यानी कि ये दोनों का होल स्क्वायर रहता है माइनस एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ स्टेशन -4 जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ स्टेशन रहता है। तो 30 माइनस बाय 10 का होल स्क्वायर रहता है -4 इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू राइट आंसर। देन नेक्स्ट 189 में हमारा 188 में हमारा राइट आंसर आया है 5। उसके बाद 189 क्वेश्चन मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द इवेपोरेशन फ्रॉम सी वाटर इज लेस देन दैट फ्रॉम फ्रेश वाटर। तो ये असर्शन है और रीजन हमारा है वेपर प्रेशर इज सी वाटर इज लेस देन दैट द प्योर वाटर। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो आपको पता ही है कि सोल्टी वाटर रहता है सी का, तो सोल्टी वाटर का जो इवेपोरेशन रेट रहता है वो कम रहता है। किससे कम रहता है? फ्रेश वाटर से। तो ये असर्शन तो राइट है, और ये राइट क्यों है उसका रीजन दिया है क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सी वाटर वो लेस देन रहता है प्योर वाटर से। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे सेंटेंस है वो राइट है, इसलिए हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन ए फॉर 89 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, in a siphon aqueduct the most severe condition of uplift on the floor occurs when। तो पहले तो साइफोन एक्विडक्ट किसे बोलते हैं उसके बाद मैं आपको कुछ बता सकता हूँ और उसमें सबसे सीवर कंडीशन कौन सी रहती है। तो साइफोन एक्विडक्ट पहले तो 4 टाइप के हमारे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आते हैं। यहाँ पे मैंने जो बताया है, यहाँ पे पहले तो 4 टाइप के हमारे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आते हैं। पहला एक्विडक्ट, उसके बाद साइफोन एक्विडक्ट, उसके बाद सुपर पैसेज और कैनाल साइफोन। ये 4 टाइप के हमारे स्ट्रक्चर आते हैं। अब जो पहला टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उसमें नदी यानी कि रिवर नीचे रहती है, कैनाल ऊपर रहती है। ये पहला स्ट्रक्चर होता है। और टाइप 2 में क्या होता है? कैनाल नीचे रहती है और रिवर ऊपर रहती है। अब यहाँ पे साइफोन एक्विडक्ट की बात की है, यानी कि वो टाइप 1 स्ट्रक्चर है। अब टाइप 1 स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टाइप 1 स्ट्रक्चर नीचे हमने दिखाया हुआ है।
टाइप 1 स्ट्रक्चर यानी कि साइफोन एक्वाडक्ट, तो उसमें क्या रहता है, नदी यानी कि जो हमें हमारी जो रिवर होती है वो नीचे रहती है और कैनाल ऊपर रहती है। ये दोनों के बीच में एक क्लियरेंस होता है, यानी कि ये क्या होता है, HFL होता है। ये किसका HFL होता है, तो रिवर का HFL हो गया ये। और ये क्या हुआ, कैनल का बेड लेवल हो, यानी कि CBL बोलते हैं इसे। अब क्या होता है कि CBL और HFL के बीच में जो क्लियरेंस रहता है, वर्टिकल क्लियरेंस होता है, वो वर्टिकल क्लियरेंस जब रहता है तब एक्वीडक्ट बोलते हैं। पर क्या होता है, जब भी ये HFL CBL से हायर हो जाता है तभी ये कंडीशन को हम बोलते हैं साइफोनिक एक्वीडक्ट। अब ये हमारी दूसरी कंडीशन है, ये है साइफोनिक एक्वीडक्ट। अब इसमें सीवर कंडीशन कब होती है, कि जब भी यहाँ ऊपर वाली कैनाल होती है ना, वो पूरी ड्राई होती है, यानी कि पूरी खाली रहती है, तभी वो कंडीशन हमारी सीवर हो जाती है। और इसमें साइफोनिक एक्शन लगता है, यानी कि साइफोनिक प्रेशर लगता है। ग्रेविटी प्रेशर तो लगता ही है, ग्रेविटी फोर्स तो लगता है, पर साइफोनिक फोर्स लगने के कारण जो कैनाल बहती रहती है, इसलिए बहती रहती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, कैनाल इज ड्राई एंड रेन इज एट हाई फ्लड लेवल, इट इज द मोस्ट सीवियर कंडीशन। यहाँ 190 में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर 190, क्वेश्चन नंबर 190. Okay, thank you friends for watching my video. Thank you, give me a very good response. Okay, thank you.